पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ध्यान है सभी को। ये क्या डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार रिकैप लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों ने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इसके एंड पॉइंट्स ए से बी के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मीन्स 1 कूलम, यूनिट मीन्स 1 कूलम, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एंड ए से एंड बी तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमने कहा था इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को? पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, ध्यान करो, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज to move it from one end to other end of conductor। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में हम जितना वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा काम किया। हमने क्या किया, हमने सिंबल ले लिया इसका V, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय चार्ज। तो V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब ये जो W/Q हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज है, इसको मेजर करने के लिए हमारी यूनिट क्या होती है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हमारी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग इसको लेते हैं वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या दी हमने, वोल्ट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो बहुत सिंपल बात ये ध्यान रखोगे, सीबीएसई बोर्ड के अंदर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अब हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिया था, फॉर्मूले से लेते हैं इसको हम, V इक्वल टू W/Q। अगर ये वर्क डन हो जाए 1 जूल और चार्ज हो 1 कूलम, तो V कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, ठीक है। if 1 joule work is done to move 1 कूलम चार्ज, कहां से कहां, फ्रॉम 1 end to other end of a conductor। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क हो रहा है, तो हम कहेंगे इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। क्लियर है ये बात, सिंपल, ओके। यहाँ पे जरा एक चीज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो कि 9th से रिलेटेड है, इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगी। 9th में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो है होती बहुत तरह की है, हम लोगों ने उस समय कंसंट्रेट किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, हम लोगों ने सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी।
ठीक है। और उस समय हमने कहा था जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर रेज करते हैं, वी लिफ्ट अप एनी ऑब्जेक्ट, its gravitational potential energy increases, and when we are leaving it from the top, due to higher gravitational potential energy, it is falling down. और जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्पीड से वो नीचे पहुंचेगी। ध्यान आ गया। सिमिलरली हमारे पास इस साल है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बट हम इसको एनर्जी के फॉर्म में स्टडी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के दो एंड्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंस है कंडक्टर के दोनों एंड्स में, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वे। ठीक है, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं विद द पोटेंशियल एनर्जी वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन क्लास 9। क्लास 9 में जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था वो हमने लिया इसलिए था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के कारण वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी एक्चुअली जो कंडक्टर है, ये हमने कंडक्टर लिए और इस कंडक्टर के दो एंड्स है ए एंड बी। अगर कंडक्टर का एंड ए हायर पोटेंशियल पे, इफ इट इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे होने का मतलब है यहां पे चार्ज एक्युमुलेटेड ज्यादा है। कंडक्टर का एंड बी अगर लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब ये हुआ बी पॉइंट पे जो एक्युमुलेटेड चार्ज है थोड़ा कम है, और उस कारण से चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज हायर पोटेंशियल टू पॉइंट बी दैट इज लोअर पोटेंशियल। सिंपल है। इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट। इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट। ये जो चार्ज हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स अगर इन दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। अगर इन दोनों एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा देन ओनली द करंट विल फ्लो बिटवीन दीज टू एंड्स। अगर दोनों सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होंगे तो इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ड्यू टू विच करंट फ्लोज। पोटेंशियल डिफरेंस ही वो कारण है जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो हमें करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिंपल है ये बात, क्लियर है सभी को? ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। बहुत बार वहां पे डबल क्वेश्चन आता है। डबल क्वेश्चन मीनिंग एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो डिफाइन इट यूनिट। तो वहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और 1 वोल्ट की डेफिनेशन दोनों दे देनी है। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, मिटा रहा हूं मैं। या अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ये एक्चुअली एक क्वांटिटी है हमारे पास, है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसके बीच एक कंडक्टर के दोनों एंड्स में जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज करंट। तो करंट हम लोग सिंपल भाषा में इस तरह से समझेंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर के दो एंड, चलो इसको
समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी ये मेरा एक मेटेलिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर में मुझे ये मालूम है कि ऑल मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई तिरछा जा रहा है, तो कोई उल्टे डायरेक्शन में तिरछा जा रहा है। दे ऑल आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं तो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज नहीं होता, नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज नहीं होता। अब अगर मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी में नॉर्मली हमने सिंबल क्या लिया था, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या बताता है, द टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन बताता है द टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण एंड ए जो है ये आ जाता है एट हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव टर्मिनल के कारण ये जो पॉइंट बी है ये आ जाता है एट लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल का मतलब हो गया ये टर्मिनल नेगेटिव चार्ज ज्यादा लेके बैठा हुआ है, ए टर्मिनल नेगेटिव चार्ज कम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए टर्मिनल थोड़ा पॉजिटिव है और बी टर्मिनल थोड़ा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव का काम क्या होता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, और नेगेटिव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना। तो इसके कारण क्या होता है, यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होने के बजाय और सेम डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करने लग गए। क्यों करने लग गए, क्योंकि हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने के कारण नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है। उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहां से हुआ, बी एंड से ए एंड की तरफ। तो यहां से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है एक तरह से ए पॉइंट पे, जो बैटरी में आके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हो गया अपोजिट। तो करंट इज मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। तो करंट के फ्लो का कारण क्या रहा, करंट के फ्लो का कारण रहा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी से इस कंडक्टर को सप्लाई किया। अगर ये बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो इसके दोनों एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं आते, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं आते तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते। बट जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, दोनों एंड्स आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे आने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन्स का सेम डायरेक्शन मोशन शुरू हो गया, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करने लग गया। ठीक है, तो हम लोगों ने करंट को डिफाइन किस तरह से किया, करंट हुआ डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, बट इसको हम डिफाइन अलग तरह से करेंगे। कारण यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज आ रहा है टुवर्ड्स ए, और जितना नेगेटिव चार्ज ए की तरफ आ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज बी की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो करंट को हमने ऐसे डिफाइन किया, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि फ्लो क्या है, करंट किसका फ्लो है, चार्ज का, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग। पूरे कंडक्टर को हम जज नहीं करते, हम क्या करते हैं, कंडक्टर का एक एरिया ले लेते हैं, और इस एरिया में हम ऑब्जर्व करते हैं कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करके गया, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, पासिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम।
यूनिट टाइम में कितना चार्ज कंडक्टर के एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, इसको हम कहते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी हम इसी को बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो जब हमने बोला तो वो पर यूनिट टाइम आ जाता है, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है करंट की, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जा रहा है, इस अमाउंट को हम कहेंगे करंट। ठीक है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली बाय कैपिटल आई, और कैपिटल आई के लिए हमने डेफिनेशन क्या दी, इट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का हमारा सिंबल क्या था, क्यू, और टाइम का सिंबल टी। चार्ज के लिए हमने क्या लिया था, क्यू, और टाइम के लिए हमने लिया टी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी। ठीक है, सिंपल है। नीचे का फिगर मिटा रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है, ताकि हम इसकी एसआई यूनिट और हाथ देख लें। करंट की जो एसआई यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमें बोली गई है एम्पियर, को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल ए। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल ए। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब एम्पियर का मीनिंग क्या हुआ, एम्पियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट के नाम के बेस पे, जिसने इस करंट के ऊपर ज्यादा रिसर्च की थी, उसी साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसकी यूनिट हम लोग देते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर, हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या था हमारा, Q अपॉन T। Q और T दोनों को हम अगर 1 ले रहे हैं, 1 कूलम चार्ज ले लिया और टाइम ले लिया 1 सेकेंड, तो क्या करंट 1 एम्पियर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं 1 एम्पियर करंट कब होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through cross section of conductor in 1 second. 1 coulomb charge passes through cross section of conductor in 1 second. Then the current through that conductor is 1 ampere. So 1 ampere will be what? 1 ampere is that current when coulomb charge passes through cross section of a conductor in 1 second. अगर 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो हम कहेंगे द करंट इज 1 एम्पियर। सिंपल है ये। हम लोगों ने बोला 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट when 1 coulomb charge is passing through the cross section of a conductor in 1 second. सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। दोनों के ही क्वेश्चन रोटेट होके आते रहते हैं एग्जाम में। समटाइम्स यू आर गेटिंग ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, समटाइम्स यू आर गेटिंग ऑन करंट। ठीक है, मिटा दो इसको, नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया, मिटा दूं? नो सर। यस सर। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलो नोट करो, बाकी बचा हुआ जल्दी से। बाकी डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। नोट करो इसको जल्दी से।
यस सर। हो गया सभी का? चलो अब देखो एक मजेदार चीज। अब एक सिंपल आसान सी बात समझो। हम लोगों ने क्या कहा था, करंट किस करंट फ्लो कर रहा है? ये मैं एक कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा सा करके बना रहा हूं। अभी कंडक्टर मोस्टली किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। और मेटल्स में क्या होता है? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, दो ही चीजें होती है। मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स से लिबरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा ही होता है भाई। सभी मेटल्स में हमने यही पढ़ा, मेटल्स जो है कैटायंस फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो मेटल है, इस मेटल के अक्रॉस मैंने लगा दी बैटरी। इस मेटल के अक्रॉस मैंने लगा दी बैटरी। अब बैटरी लगाने पे क्या होगा? जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करा रही है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, तो क्या मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से टकराएंगे? ऑब्वियस बात है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करना शुरू करता है, ये क्या करेगा? टकराएगा। टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो बीच का गैप है, बीच के गैप में आएगा, फिर यहां से मूव करेगा। मूव करेगा तो इधर फिर एक एटम है या और इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए या तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं या एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। और इस कोलिजन के कारण क्या हो रहा है? करंट के फ्लो को अपोजिशन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कंस्टिट्यूट कर रहा था? करंट। तो ये जो अपोजिशन है, इस अपोजिशन को हमने एक टर्म नाम दिया है विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या चीज है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हमने कहा रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो ऑफ करंट है, उस करंट के फ्लो को जो अपोजिशन मिल रहा है, उस अपोजिशन को हमने बोला रेजिस्टेंस। बात क्लियर है? एक बार वापस बताऊं। देखो हम लोगों ने क्या बोला, हमारे मेटल के अंदर दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या क्या होती हैं? बेसिकली तो एटम्स ही होते हैं, उन्हीं एटम्स से लिबरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट फ्लो करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के कारण एनर्जी गेन करके सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में जितने एटम्स आ रहे हैं उनसे कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड कर रहे हैं तो क्या इनकी स्पीड या एनर्जी स्लो होगी? भैया कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी, और एनर्जी लूज करके स्पीड स्लो हो गई तो क्या हुआ? करंट के फ्लो को अपोजिशन मिल गया। करंट के फ्लो को अपोजिशन मिल गया, और इसी अपोजिशन को हमने नाम क्या दिया? रेजिस्टेंस। इसी अपोजिशन को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस? अपने पास जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज आती हैं, सभी की यूनिट बहुत जरूरी है। तो ये जो यूनिट्स है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर स्टडी की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। साइमन कमीशन वाला नहीं है ये, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम।
तो इसी के नाम पे इसकी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट हमने नाम दिया इसको ओम। ऐसा यूनिट है ओम। और इसका जो सिंबल है वो थोड़ा अलग टाइप का बनता है। वो सिंबल बनता है एक लगभग सर्कुलर बना के, और उस सर्किल को नीचे हम दो कर्व्स देते हैं, तो ये एक्चुअली सिंबल बनता है ओम का। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। और इसी ओम्स के नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आपके पास है विच इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ से हमें बहुत ज्यादा चीजें रिलेट करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर कर लो, तीन क्वांटिटीज हमने क्या पढ़ी। पहली क्वांटिटी हमारी थी पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी क्वांटिटी थी करंट, और तीसरी क्वांटिटी थी रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है ये। यहां पे एक आइडिया आपको दे देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो आपके मेटल का है, उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में करीब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग है, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे हम बैटरी कंबाइन करते हैं, ये 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, और इसी कारण हमें रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, एटम्स भी लगभग उतने ही है। तो ये जो एटम्स हैं इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उस कोलिजन के कारण हमें मिल रहा है अपोजिशन। क्योंकि जैसे ये कोलाइड करेंगे इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये स्लो मूव करेंगे, दैट मीन्स करंट का स्लो हो गया। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिकम स्लोअर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग रेजिस्टेंस। अगर इनके कॉलिजन बिल्कुल नहीं हो रहे होते तो हमें करंट का फ्लो बिल्कुल स्मूथ मिलता, बहुत ज्यादा फास्ट होता। दैट इज वाई वी आर डिफाइनिंग रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी आज ही देख लें। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज ओम्स लॉ। मिटा दो इसको, नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया, मिटा दूं? ठीक है। ये छोटी सी धीमी सी आवाज किसकी आई? नो सर। ऑनलाइन क्लास में जब भी नोट करने से रह जाओ, मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। अभी ओम्स लॉ ने एक्चुअली क्या किया, ओम्स लॉ ने हमारी जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा, इसको समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो कर रहा है। अब किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल, उनमें जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड से करंट फ्लो करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, ओम्स लॉ ने भी बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला। उसने ये बोला कि किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बोला, द करंट थ्रू any conductor is directly proportional
तो applied potential difference, किसी भी कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करेगा उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं है, छोटी सी बात रह गई है, प्रोवाइडेड कब होगा ऐसा? अदर फिजिकल कंडीशन, अदर फिजिकल कंडीशन, कौन सी फिजिकल कंडीशन? लाइक टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर remains same। टेम्परेचर सेम रहने का क्यों इंपॉर्टेंस है? उसका रीजन है, हम लोगों ने 9th में समझा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब अगर मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मेटल का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी एटम्स ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, और एटम्स अगर ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन उनके साथ बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट रिड्यूस होगा। करंट को अपोजिशन जितना ज्यादा होगा उतना उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते जाएंगे उतना ही करंट उसमें फ्लो होता जाएगा। ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सर 2 मिनट्स लेफ्ट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के केस में हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें चाहिए। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओम्स ने डिफाइन किया कि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रहेगा। तो इन्होंने कहा भाई V इक्वल्स टू IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ओम्स लॉ का, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये नोट कर लो, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता रहा है और उम्मीद है आगे भी जाता रहेगा। ठीक है, तो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, साथ में उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? ओ सर, कोई बात ऐसी जो क्लियर नहीं हुई हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, करंट एकदम क्लियर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस कारण होता है, ये ध्यान में आ गया सभी के? किस कारण बताया रेजिस्टेंस? मैंने रेजिस्टेंस का एक ही कारण बताया कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, उनको कॉलिजन मिल रहा है। उनको क्या मिल रहा है? कॉलिजन। और वो कॉलिजन किससे मिल रहा है? एटम्स ऑफ द सेम मेटल से। तो कॉलिजन के कारण क्या हो रहा है? उनका एनर्जी लॉस हो रहा है, और एनर्जी लॉस हो रहा है तो करंट के फ्लो में अपोजिशन मिल रहा है, और उस अपोजिशन के कारण हम लोगों ने कहा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, मतलब करंट का जो फ्लो है, वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। क्लास टाइम से आया करो। ऑनलाइन क्लास के अंदर किसी को भी मैं 2 मिनट बाद अलाउ नहीं करूंगा। ऑनलाइन क्लास में भी लेट आ रहे हो तुम लोग। मैं कल से बिल्कुल